अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत ने एक बार फिर काबीना में रद्दोबदल कर दिया है। कौन कितनी बार किस वजारत पर आया, इसके हिसाब के लिए शायद एक अलग वजारत की जरूरत पड़े। हुकूमत दाखिली मसाइल का शिकार है, कारकर्दगी और गवर्नेंस के महाज पर जिद्दोजहद करती हुई मगर अपोजिशन के चैलेंज से यकसर महफूज। अब तो वजीर कहने लगे हैं कि अल्लाह का शुक्र कि उनका वास्ता नालायक तरीन अपोजिशन से है। अपोजिशन भी दाखिली तौर पर बहरान का शिकार है। अदम एतमाद की तारीख एक बार फिर बाहमी एतमाद पर हावी निकली। कहने को इत्तेहाद बरकरार है मगर शदीद बदअहदी और बदएतमादी का शिकार है। इसके साथ साथ अपोजिशन को अंदर से किसने तोड़ा, यह भी एक सवाल है। इस पर भी इत्तफाक राय नहीं है। दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम धर रही हैं। सवाल उठता है कि क्या माजी खुद को दोहराता रहेगा। इन्हीं मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ जो प्रोग्राम में आज मेहमान मौजूद हैं, साबिक सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सियासी मामलात और उस कहानी से आगाज करते हैं जो बड़ी शिद्दत से एक मोहब्बत की कहानी हमें दिखाई दी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। क्या पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ की मुमकिना रिहाई को वाकई डील का नतीजा समझती है? शुक्रिया। पहली बात है कि इंट्रो में जो बात की आपने, और पर्टिकुलरली जो रीशफलिंग है कैबिनेट की, तो ये हुक्मरानों को हुक्मरानी आती नहीं। और ये मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये समझता है कि ये क्रिकेट की फील्ड है और जो है वो फील्डिंग में बंदों को लेफ़्ट राइट मूव करता है जब कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता है। तो गवर्नमेंट चलाना, हुकूमत चलाना, ये तजुर्बे की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। वो उनके पास कतल नहीं है। और अभी जो आपने सवाल किया कि डील के हवाले से, गुजारिश ये है कि बेल जो उनकी गालिबन अभी तक तो नहीं हुई, सर मुमकिना तौर पर है कि हो जाएगी, मगर आप लोग कहते रहे हैं कि डील है पीपल्स पार्टी से आवाजें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर तो उनको कोई लेटीट्यूड मिला नैब की तरफ से तो फिर इसको आप बिल्कुल डील कहेंगे। क्योंकि मैं तो एज अ लॉयर भी समझता हूँ कि हम समझते हैं अदालतें जो हैं वो जो मटीरियल उनके सामने होता है उसकी बुनियाद पे फैसले करते हैं। और अगर तो नैब ने कंसीड किया तो ऑब्वियसली फिर डील है, हम ये समझते हैं। लेकिन बड़ी मिस्टीरियस किस्म की खामोशी जो नज़र आती है PMLN की क़यादत की, लंदन से भी और जाती उमरा से भी, तो ये क्या स्पेल आउट करती है कि जहाँ PDM का फैसला था हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च के जो फैसले पे अमल दरामद नहीं किया गया और उसको फैसले को सबोटाज किया गया रेजिग्नेशंस को उसके साथ मुंसलिक करके। वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ बिल्कुल लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थी और उसकी तंजीमों ने तैयारी भी की हुई थी। लेकिन आई डोंट नो कि ये क्या डिज़ाइन थे, ये क्या सोच थी कि लॉन्ग मार्च के साथ रेजिग्नेशंस को मुंसलिक कर दिया गया, जो कभी भी फैसला नहीं हुआ था कि लॉन्ग मार्च के अख्ताम पे रेजिग्नेशन दिए जाएंगे। तो इसलिए हम समझते हैं कि उस इशू के बाद जिस अंदाज से उन्होंने शो काज नोटिस दिए, हम समझते हैं कि बुखारी साहब, मैं एक एक करके इन तमाम इश्यूज पर आती हूँ। सबसे पहले आपने मिस्टीरियस खामोशी की बात की है, मैं फिर PDM के ऊपर और इस्तीफों पर भी आती हूँ। मिस्टीरियस खामोशी, क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? पीपल्स पार्टी के पास कोई इत्तलात हैं कि नून लीग किसी भी सतह पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबते में है, कोई बातचीत, कोई मामलात हो रहे हैं? देखें, ये क्वेश्चन तो आप उनसे करें कि वो क्यों खामोश है। लेकिन आप ये देखें कि पिछले सितंबर ऑनवर्ड जिस तरह PDM मूव करती रही, जिस तरह जलसे जुलूस किए, रैलीज़ की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत शरीक होती रही, हम सारे शरीक होते रहे, और फिर लॉन्ग मार्च भी था। और लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च जो 26 मार्च को होना था, 16 मार्च को उसको सबोटाज कर दिया गया। बल्कि 16 मार्च से पहले भी 2 दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च मौसर तब होगा कि हम इस्लामाबाद पहुंच के रेजिग्नेशन दें, जबकि ये फैसला हुआ ही नहीं था कि लॉन्ग मार्च के अख्ताम पे रेजिग्नेशन दिए जाएंगे। और रेजिग्नेशन को तो हमने सीक्वेंस वाइज लास्ट ऑप्शन रखा था। अभी इस लॉन्ग मार्च से के बाद वो नो कॉन्फिडेंस का मूव था,
पंजाब में भी और नेशनल असम्बली में भी। और अब उनकी खामोशी, जिस अंदाज से ये अपोजिशन गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेशनल पॉलिटिक्स कर रही थी, अगर उसमें रुकावट आई, रुकावट के बाद फिर जो उनका तर्ज अमल है वो भी बड़ा वाज़ेह है। और जब वो इस्तीफ़ों की बात करते हैं तो मेरी क़यादत नहीं कहा आप इस्तीफ़े दे दें, आप लॉन्ग मार्च करना पीपल्स पार्टी तो चाहती थी, लेकिन आप उसे बुखारी साहब अब इस पीडीएम के इस ताल्लुक में, इस शराकतदारी में ट्विस्ट बहुत बड़ा है। मुस्लिम लीग नून और जेजुआई जो बात करते हैं वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी चीजों को खींचती रही, उन्होंने पहले चीजों को लिंगर ऑन किया कि जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना जरूरी है, फिर उन्होंने सेनेट इंतखाब पर लाए, तो चीजें इतना आगे जाती गई कि आखिर हमारे पास वो लोग इस जगह पर आए। आप कहते हैं कि ट्विस्ट उनकी तरफ से है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च को खराब किया, वो कहते हैं कि आप हतमी तौर पर साथ खड़े नहीं हुए। तो ये आप लोग बैठकर इस बात को क्यों तय न कर सके जब आप चंद महीनों से बार बार साथ बैठ रहे थे? देखिए आयशा, बुनियादी बात यह है कि जो हमारा डिसीजन था कि रेजिग्नेशन हमने नहीं करने, सेनेट इलेक्शन जो है उससे इलेक्टोरल कॉलेज अफेक्ट नहीं करता, तो उसका बेनिफिट अपोजिशन को हुआ। वरना वन वे ट्रैफिक होती तो ट्रेजरी बेंचेस 2/3 मेजॉरिटी ले जाते सेनेट में, उनके लिए आसानियां पैदा होती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को कर सकते, और फिर पोलिटिकली अपोजिशन ने गेन किया। बाय इलेक्शंस में अपोजिशन जमातों ने बहुत सारी सीटें जीती, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी नज़र आई और उस पर यूनिफाइड स्टांस लिया। उस पर कैंडिडेट्स पे भी हमने एक ही मौक़िफ़ इख्तियार रखा कि एक जमात ही कंटेस्ट करे। तो हमारा डिसीजन जो था वो पॉलिटिकल डिसीजन था, और पॉलिटिकल डिसीजन का बेनिफिट पीडीएम को हुआ। और जो मैं कहता हूँ कि लॉन्ग मार्च को उसको सबोटाज किया, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये दो जमातें नून और जेजुआई ये अपने फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं। हमने कहा फैसले वो हम तस्लीम करेंगे जो कंसेंसस से होंगे, जो मुशावरत से होंगे, हम किसी के फैसले मुसल्लत करदा फैसले तस्लीम नहीं करेंगे। नहीं बुखारी साहब, तो इस वक्त स्टेटस क्या है? बिलावल भुट्टो ने सीईसी में शोकॉज फाड़ दिया, अपने लोगों से कहा कि वो इस्तीफा दे दें, आप लोग पीडीएम में शामिल हैं, स्टेटस इस वक्त यही है? क्योंकि आप बानी भी कहते हैं ना, पीडीएम जो है ना, पीडीएम किसी फर्द वाहिद ने नहीं बनाई, ये इत्तेहाद 10 जमातों का मजमुआ था, और इत्तेहाद तोड़ने का इख्तियार मौलाना फजल रहमान साहब को भी नहीं, जिनको हमने प्रेसिडेंट बनाया। और हम समझते हैं कि इसमें बहुत बेहतर रोल मौलाना फजल रहमान साहब अदा कर सकते थे, लेकिन मौलाना साहब की जमात और नून ये अपने फैसले मुसल्लत करें बगैर मुशावरत के, तो पीपल्स पार्टी किसी की मुताहद जमात नहीं। तो हम समझते हैं कि जो शो काज नोटिस दिया चेयरमैन ने पढ़ा, दुरुस्त किया। शो काज नोटिस सरकारी मुलाजमतों में दिए जाते हैं, या पार्टी के कारकुन को अगर डिसिप्लिन की वायलेशन करे। पीडीएम तो एनलिस्टेड जमात ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, उसके तो कोई अपने बायलॉज ही नहीं है, तो ये किस हैसियत से नोटिस देते रहे। और दुरुस्त किया मेरे चेयरमैन ने जो नोटिस फाड़ा, और हम समझते हैं कि नोटिस दे के हमारी तस्दीक कीगी। नहीं बुखारी साहब, आप मौलाना फजलुर रहमान के किरदार की बात कर रहे हैं, वो भी आपको कुछ कह रहे हैं, ये सुनिएगा फिर मैं आपका रिस्पॉन्स लेती हूँ। मुझे इस बात पर है कि उन्होंने पीडीएम से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। हम मौका दे रहे हैं उनको कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का जो अजीमुशान मकसद है उसको अवलियत दी जाए। बहुत छोटे सतह पर आकर आप लोग फैसले करने पे आ गए हैं, ये आपका मकाम नहीं। जी सर, आप ये देखें, एक सियासी रहनुमा जिसकी एक सियासी तारीख भी हो, जिस जमात की, उसका सरबरा जिस अंदाज की गुफ्तगू करता है, उसके बाद पीडीएम में ये मुश्तरका लाएअमल इख्तियार किया जा सकता है। ये तो एक तौहीन आमेज़ बात की मौलाना फजल रहमान साहब ने। और मौलाना साहब को ये भी याद रखना चाहिए कि आपने पीटीआई के साथ मुआहदा किया जाके सिंध में, तो हमने तो शोकाज नोटिस नहीं दिया। आपने जीडीए से मुआहदा किया, हमने तो शोकाज नोटिस नहीं दिया। हमने नून को जो मिली भगत करके पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करके उन्होंने सेनेट का इलेक्शन की 5 सीटें ली, हमने तो शोकाज नोटिस नहीं दिया। हमने उनको शोकाज नोटिस नहीं दिया उधर केपीके में जब टेक्नोक्रेट सीट पे हमारे बंदे को हराया गया। हम तो चाहते थे कि ये इत्तेहाद आगे चले और जिस ऑब्जेक्ट के लिए इत्तेहाद बना है उस ऑब्जेक्ट को हम अचीव करें।
तो बुखारी साहब, तो क्या हतमी तौर पर रास्ते जुदा हो गए हैं? क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं मौका दे रहे हैं, इस्तीफे मंजूर नहीं किए। कोई राबता हुआ है अब तक, या आपने मुकम्मल टेलीफोन लाइंस कट कर दी उस तरफ की? देखिए, मेरी क़यादत ने फैसला किया, और फैसला भी सीसी की मुशावरत से किया कि वो अपॉलॉजी टेंडर करें, तो फिर हम देखेंगे। लेकिन जब तक वो अपॉलॉजी टेंडर नहीं करते इस रेजिग्नेशन पे, और जो बाप को बाप बनाने वाली बात की, तो हम तो गुफ्तगू शनीद करने को तैयार नहीं है इनके साथ। बुखारी साहब, नून लीग को आप लोग कन्विंस करते रहे हैं जब ये माजी में, अभी गुज़िश्ता महीनों में, कि पंजाब में अदम अतमाद लाई जाए वज़ीर आला के खिलाफ, और वो ये कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद की जरूरत होगी, नंबर गेम पूरा नहीं। मगर इस वक्त सेनेट के अंदर तो 57 है जो आज़ाद भी साथ आकर मिल गए हैं, या दीगर लोग भी साथ मिले, अपोजिशन का नंबर बढ़ चुका है। पीपल्स पार्टी से बाहर ये सवाल हर कोई कर रहा है कि वहां आप चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम अतमाद क्यों नहीं लाते? देखिए, एक बात तो यह है कि हमारा केस अभी पेंडिंग है, और हम होपफुल है कि हमें कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह अदालतों से, जुडिशल फोरम से। दूसरी बात, चेयरमैन सेनेट के डिसलॉज होने से हुकूमत नहीं जाती। हम चाहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस करें, जहाँ से हुकूमत जाए। हमने तय ये किया था कि हम इस हुकूमत को डिसलॉज करेंगे, और उसके लिए एजुटेशनल पॉलिटिक्स हो या पार्लियामेंट्री फोरम्स हो। अब पार्लियामेंट्री फोरम हमारे पास मौजूद है। सेनेट का जो इस्लामाबाद का इलेक्शन है, इससे हमने इस्टेब्लिश किया कि नेशनल असेंबली में हमारे पास स्ट्रेंथ है कि हम उनको डिसलॉज कर सकें। और फिर जो पीटीआई की आज सूरत हाल पंजाब में है, वो भी बड़े वाज़ेह है। उसका बेनिफिट भी अपोजिशन को लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी जमात जो है वो PMLN है पंजाब में, और ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं का बनेगा इसको डिसलॉज करने के बाद। तो उसके लिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। लेकिन वो चेयरमैन सेनेट पे इसरार कर, चेयरमैन सेनेट अगर वो चला भी जाए तो इमरान खान तो वहीं बैठा है, पीटीआई की गवर्नमेंट तो वहीं बैठी हुई है। और हमारा मौक़िफ़ यह है कि हम, क्योंकि जुडिशल फोरम पे है, और जुडिशल फोरम पे जो भी फैसला आएगा उसके बाद हम नया लायामल इख्तियार करेंगे। लेकिन अभी फिल वक्त इस पोजीशन में अपोजिशन जमातें हैं कि नेशनल असेंबली में भी वो नो कॉन्फिडेंस मूव कर सकते हैं, और वो पंजाब में भी नो कॉन्फिडेंस मूव कर सकते हैं। हम इसके लिए आगे पेशरफ्त करें तो पाकिस्तान क्या सर, आप माजी में कह चुके हैं, क्या पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में भी समझती है कि इस तरफ बढ़ना चाहिए? और जब आप लोगों ने ये तजवीज सामने रखी है पंजाब में हमजा शहबाज को वजीर आला बनाएं और अदम एतमाद लाएं, तो हमजा शहबाज और मरियम नवाज की जानिब से आप लोगों को रिस्पॉन्स क्या मिला? देखिए जी, हमने बात रिस्पॉन्स के, उस मीटिंग में मैं मौजूद नहीं था, लेकिन एक पोलिटिकल मूव थी। पोलिटिकल मूव ये थी कि इवन हमजा नहीं बनते, कोई और बन जाए, नून का किसी और को बना ले। पोलिटिकल मूव थी कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो पंजाब में उसको डिसलॉज कैसे करे। और फिर मैं आपको हिस्टोरिकल बात बताऊं, पीपल्स पार्टी हमेशा वो फैसले करती है जो मुल्क में जमहूरियत के लिए और जमहूरी निज़ाम के लिए बेहतर होते हैं। ये APDM इन्होंने बनाई थी 2007 में, मोहतरमा शहीद जब लंदन में थी, तो उस वक्त इन्होंने कहा बाइकआउट करते हैं। तो मोहतरमा ने परसुएट किया मियां नवाज शरीफ को कि इलेक्शन बाइकआउट करने से आप पार्लिमानी निज़ाम की तरफ नहीं जा सकते, आपको पार्लिमानी फोरम्स नहीं छोड़ने चाहिए। तो फिर वो कन्विंस हो गए, और मियां नवाज शरीफ ने बाकी जमातों से बाइकआउट कर दिया। तो इन्होंने नहीं किया, जमात इस्लामी ने किया, बलोचिस्तान के नेशनलिस्ट पार्टीज ने किया, लेकिन मियां साहब ने इलेक्शन लड़ा। फिर मोहतरमा की शहादत पे मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हम बाइकआउट करते हैं। फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको परसुएट किया कि इलेक्शन प्रोसेस से बाइकआउट का नुकसान होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि 1985 में बाइकआउट करके पॉलिटिकली तमाम सियासी जमातों को नुकसान हुआ, और इसलिए हम समझते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और जो पॉलिटिकल फोरम्स है उनको नहीं छोड़ना चाहिए। बुखारी साहब, मामला ऐसा है कि इस वक्त जो अपोजिशन, जो कि PDM के नाम से एक तहरीक के तौर पर आगे चल रही थी, उसमें जो तनाजा हुआ है वो अपोजिशन की लीडरशिप को लेकर हुआ। एक तो इस बात का रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि आप होपफुल हैं कि जुडिशली आप लोगों को वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, चेयरमैन सेनेट आपका हो जाएगा, तो क्या तब आप नून लीग को कहेंगे कि आ जाएं, अब आप अपोजिशन लीडर ले लें? दूसरा, इसको भी जवाब दीजिए कि वाकई कोई कमिटमेंट थी कि नून लीग का अपोजिशन लीडर हो, क्योंकि ANP ने भी ये कहा था कि ऐसी कमिटमेंट थी। देखिए जी, उस बारे में कि क्योंकि हमारी तरफ से नुमाइंदगी राजा परेश्वर साहब करते थे, स्टीयरिंग कमेटी के वो मेंबर थे, उन्होंने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया है, क्योंकि उस मीटिंग में वो मौजूद थे। और ऑब्वियसली जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्टीयरिंग कमेटी में और PDM के वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है,
तो उनकी बात पे मुझे यकीन है कि ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं थी, क्योंकि राजा साहब ने हमें ये ही कन्वे किया। बाकी रहा मामला कि अपोजिशन करने का, हम पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी इस हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन करेंगे, और जो हमारे साथ मिलकर चलना चाहता है, हमारी उनको दावत है कि हमारे साथ मिलकर चले। बुखारी साहब, अगर चेयरमैन सेनेट आपका बन जाता है तो क्या उस सूरत में अपोजिशन लीडर की पेशकश देंगे नून लीग को? ये उस वक्त हम फैसला करेंगे, हमारी जमात फैसला करेगी, हमारी क़यादत फैसला करेगी। सर, मसला एतराज शख्सियत का था ना, या उनके इस्तेहकाक पर था? सवाल फिर वहीं चला जाता है ना कि शख्सियत का एतराज था या इस्तेहकाक का? बात यह है कि आयशा, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। मैं जो कहना चाहता हूं कि फैसले मुशावरत से होते हैं। पार्टी का हमारा पॉलिसी साज अदारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फैसला वो करती है। तन्हाई में चेयरमैन बिलावल भी नहीं करते। जब इश्यूज आते हैं तो अपनी सीसी को बुलाते हैं और सीसी की मुशावरत के बाद वो फैसला करते हैं। बुखारी साहब, मैं इसीलिए सवाल रख रही हूँ कि क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि आपकी सीईसी का इजलास भी हुआ है पिछले दिनों और वहां तमाम लीडर्स ने खुलकर बात की होगी, तहफ्फुजात भी रखे होंगे, जो किसी की बातचीत की होगी वो भी सामने रखी होगी। मैं पूछ रही हूँ कि नून लीग को यह पैगाम दिया गया था कि अगर शख्सियत तब्दील कर दी जाए तो फिर अपोजिशन लीडर आप रख सकते हैं? नहीं, ये बात नहीं थी। ये शुरू में जब रखा था, हमने उनको कहा कि ये सीट देखें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन बेंचेस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अंडर द रूल्स भी हमारा इख्तियार बनता था। और क्योंकि बाकी जगह JUI भी लीडर अपोजिशन KPK में अकोमोडेटेड है, नेशनल असेंबली में एन अकोमोडेटेड है, उनका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी उनके पास है, पंजाब में भी उनके पास है। तो ये सारी बातें मुशावरत से तय हो सकती हैं। लेकिन अभी आपका सवाल है कि हमारा चेयरमैन आ गया तो उनको ऑफर करेंगे, ये जब हमारा फैसला आएगा उसके बाद हमारी जमात फैसला करेगी हमने क्या करना है। सर, एक ब्रेक लेना है, उससे पहले जो नून लीग की जानिब से एक बात बार बार उठाई गई कि आप लोग आजम तारड़ पर जो एतराज कर रहे हैं वो तो एक पुलिस अफसर के वकील थे, मगर परवेज इलाही का नाम आप पंजाब की CM-शिप के लिए प्रपोज कर रहे हैं गालिबन, तो वो तो खुद मोहतरमा बीबी उनको नामजद करके गई थी, ये उनका एक शिकवा था। देखिए, बात यह है कि जो एप्रीहेंशन से मोहतरमा ने उस वक्त लिख के भेज दिए जी, और पॉलिटिकल प्रोसेस में परमानेंट फोर्स एंड परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते। हम आपके सामने एक मैं मिसाल रखता हूँ आयशा, कि 1977 की मूवमेंट में PNA ने हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें की। कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में एयर मार्शल असगर खान मरूम ने बहुत सारी बातें की, लेकिन जब MRD की ज़रूरत पड़ी ज़िया-उल हक के खिलाफ, तो उस वक़्त एयर मार्शल MRD का हिस्सा थे, मौलाना मुफ्ती महमूद MRD का हिस्सा थे। तो पॉलिटिक्स में परमानेंट दुश्मनियाँ और दोस्तियाँ नहीं होती। सिचुएशन को देख के सामने पॉलिटिकल पार्टीज डिसीजन करती हैं। ठीक है, नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हुकूमत से की जाने नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत की जानिब से की गई तब्दीलियां क्या मईशत को आगे ले जा सकेंगी। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर काबीना में तब्दीली की गई है आज दोबारा से, पीपल्स पार्टी की ही एक पसंद कहें या आपके वजीर खजाना भी रह चुके शौकत तरीन साहब को लाया गया है। शौकत तरीन, हफीज शेख, कुछ यही स्विच ऑन ऑफ आप लोगों ने भी किया था जब आपका दौर था। पीपल्स पार्टी और PTI की चॉइसेस काफी मिलती जुलती हैं या चॉइसेस ही ये मौजूद हैं आप लोगों के पास? देखिए, वो उस वक़्त के जो भी सिचुएशन थी उसमें बिल्कुल हफीज़ शेख साहब भी हमारे मिनिस्टर रहे फाइनेंस के, और तरीन साहब भी रहे। वो फाइनेंस की फील्ड में एक्सपर्ट समझे जाते थे, और इसलिए उनकी सर्विसेज को लिया गया। लेकिन जब उनकी सर्विसेज लेने के बाद को पेशरफ्त फाइनेंशियली उस किस्म का आउटपुट वो नहीं दे सके, तो ऑब्वियसली फिर चेंज करना पड़ा। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको फ़र्क समझना चाहिए। जैसे मैंने आगाज़ में कहा है कि गवर्नमेंट रन करना और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पब्लिक के इंटरेस्ट में दिखानी, ये एक्सपीरियंस की बात है और वो तजुर्बे की बात है और नॉलेज की बात है। तो इनके पास ना एक्सपीरियंस है मौजूदा हुक्मरानों के पास, ना नॉलेज है, और ये समझते हैं कि ये क्रिकेट की फील्ड है, कभी बाउंड्री पे किसी को आगे ले आओ और स्टंप्स पे खड़ा कर दो, कभी किसी को
लॉन्ग ऑफ पे खड़ा कर दो, तो ये क्रिकेट की फील्ड नहीं है। गवर्नमेंट रन करना, यू नीड एन एक्सपीरियंस, उसके लिए यू नीड एन नॉलेज फॉर दैट। वो तीनों चीज़ें इनके सामने नज़र नहीं आती पिछले 2.5-3 साल से। और जिस तरह मईशत का बुरा हाल कर दिया इन्होंने, और जिस तरह आवाम बिलबला उठी है इस महंगाई के दौर में, तो ये तो इतने नाकाम हुक्मरान है कि पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट की जानब लेके जा रहे हैं ये। अब बुखारी साहब सवाल उठता है, फिर आप चेक लें जी, आपके पास पहले शौकत तरीन थे, फिर हफीज शेख आए, इनके पास पहले हफीज शेख थे, अब शौकत तरीन आए। ये आप सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं, सियासी जमातों के पास फाइनेंस समझने वाले लोग कम है, क्योंकि मईशत नहीं संभल पा रही है किसी भी तौर। ऑब्वियसली देखिए, हमारे पास नवीद कमर थे, हमारे मिनिस्टर्स थे, फाइनेंस के मिनिस्टर रहे। ऑब्वियसली इनको एक्सपर्ट समझा जाता था, तो इसलिए उनकी सर्विस ली। जब देखा कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे तो उनसे हमने निजात हासिल कर ली। और वो टेस्टेड लोग हैं, अब उसको फिर एक्सपीरियंस करना, फिर तजुर्बे ये कर रहे हैं, तो फिर ये इनकी अपनी स्वाबदीद है, ये इनकी अपनी सोच है मौजूदा हुक्मरानों की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से वो हमेशा कहते रहे वो कप्तान है और तब्दीली करने का हक रखते हैं, बेशक उनका हक है। इतनी तब्दीलियों के बाद भी प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत मुतमईन है, वो कहते हैं ये टीम ऊपर लेके जाएगी, मामलात को सीधा किया जाएगा। हुकूमत ये कह रही है मईशत बेहतर होगी, नजर आ रहा है हुकूमत को, इसलिए वो मुतमईन है कि अपोजिशन उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। बुखारी साहब, बात प्राइम मिनिस्टर के मुतमिन होने की नहीं है, बात यह है कि अवामुन्नास मुतमिन है कि नहीं है। आप भी अवामुन्नास में से हैं और मैं भी अवामुन्नास में से हूँ। हम और मेजॉरिटी जो इस मुल्क में इस वक्त है वो मुतमिन है, इनकी मुआशी पॉलिसियों से वो गैर मुतमिन है, क्योंकि वो पिस चुके हैं। ना तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ना ही महंगाई कंट्रोल हो रही है। और प्राइस हाइक को आप देख लें कि 2018 में एशिया खुर्दनी की क्या कीमत थी और आज क्या है। और फिर ये गलत बयानी से काम लेते हैं कि जनाब वो 25 रुपये सिर्फ चीनी महंगी हुई है। ये कल परसों जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर की, इसको गौर करना चाहिए था, कहाँ 55 रुपये और कहाँ 120 रुपये। तो ये गलत बयानी से काम लेते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लोग गुमराह नहीं होंगे, लोग जो मार्केट में जाता है उसकी मार्केट प्राइस कमोडिटीज़ की उसको पता होती है। और खाली टेलीविजन पे आके अनाउंस करने से कि मैं मुतमिन हूँ, उसके इत्मीनान की क्या बात है। मुतमिन तो अवामुन्नास हो। मगर बुखारी साहब को इसलिए मुतमईन है ना सर कि ऑपोजिशन भी तो अवाम की आवाज उस तरह नहीं उठा रही। खुद शेख रशीद अहमद कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इतनी नालायक ऑपोजिशन मिली। जिस ऑपोजिशन ने अवाम की आवाज उठानी है, शैडो कैबिनेट होती ना ऑपोजिशन। देखिए शेख रशीद की क्या बात करते हैं। ये पिछले 3 दिनों TLP ने जो मुल्क का हाल किया, जिस तरह सारे शहर बंद कर दिए गए। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि उस रात मैं कराची से इस्लामाबाद पहुंचा, तो मैं इधर बाराकऊ साइड पे मेरा गांव है जहाँ मैं रहता हूँ, तो मेरे लिए मसला था, मैं आ नहीं पा रहा था कि सारी ट्रैफिक बंद थी, कन्वेंशन सेंटर से बंद थी, सरीना से बंद थी। तो वो इंटीरियर मिनिस्टर जो इस्लामाबाद जो 9 मील रेडियस का एक शहर है, उस पर अमन अमान कायम न रख सके तो उसकी क्या गुफ्तगू करते हैं आप। आपने ये सवाल कर ही दिया तो मैं पहले इसी पे एक बात रख लेती हूँ कि फ्रांसीसी सफीर की बेदखली का भी जो मामला है इस तंजीम की जानिब से, सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर भी है। अब जो हुकूमती रद्द अमल आया है, इस सारे को आप समझते हैं कि मामलात आने वाले दिनों के लिए संभल जाएंगे? क्योंकि हम 3-3.5 साल से ये रिपीट पे सब कुछ देख रहे थे सालाना। क्या हुकूमत का रद्द अमल पर आपका रद्द अमल क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिन्होंने इस फ्रांसीसी सफ़ीर के बारे में गुफ्तगू शनीद की, वो किस वज़ीर ने की, उस वज़ीर के पास क्या इख्तियार था, आया पार्लियामान को उन्होंने एतमाद में लिया, और जो कैबिनेट ने पार्लियामान को एतमाद में लिया, जो कमिटमेंट्स है TLP के साथ करके आए, और फिर वो मैं समझता हूँ कि जो इशू है बेसिकली नामूस रसालत पे तो हर शख्स कुर्बान होने को तैयार है, ये सोच नहीं सकते हैं। लेकिन इस इशू को इंटरनेशनल फोरम्स पे उठाना इज्तिमाई तौर पे था, इस्लामी दुनिया के ममालिक से रब्ता होता, इस इशू पे एक कंसेंसस डेवलप होता। इस इशू को इंटरनेशनल फोरम्स पे यूनाइटेड नेशंस है, यूरोपियन यूनियन के हवाले से है, बाकी अरब लीग के ममालिक हैं, अफ्रीकन लीग के ममालिक हैं, इन इशूज़ पे लिया जाता। और क्योंकि ये इवन चार्टर जो है यूनाइटेड नेशन का, उसकी वायलेशन है। और लेकिन ये इनको किसने इख्तियार दिया बिला वजह,
और बगैर सोचे समझे पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर ये कमिटमेंट करके आगे, और ना तो स्टेक होल्डर्स पे ऑन बोर्ड लिया उस मिनिस्टर ने, तो ये कमिटमेंट करके आगे उनके साथ, तो फिर कल इन्होंने उस पर पाबंदी लगाई। और ऑब्वियसली पाबंदी वाला इशू सुप्रीम कोर्ट में जाता होता है, वो उसके प्रॉस कॉन्स भी देखेंगी और तो वो भी फैसला करेंगे। लेकिन नाकाम तरीन गवर्नमेंट कि लाहौर बंद, हाईवेज बंद, मोटरवेज बंद, इंटरनल सिटीज़ की रोड्स बंद, हॉस्पिटल में एम्बुलेंसेज नहीं जा सकती हैं, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट और बाकी चीज़ें फराहम नहीं की जा सकती हैं, लोग कोई एम्बुलेंसेज में मर गए, कोई वार्ड्स में मर गए ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी से। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ट्वीट कर इस पर इजहार ख्याल किया है। क्या इजहार ख्याल किया? सर, जो फोर्सेस के साथ हो रहा था इसके ऊपर आज उनकी जानिब से इजहार ख्याल किया गया, हमदर्दी, एक ट्वीट किया गया है उनकी तरफ से। मतलब मैंने उनका कोई ट्वीट देखा नहीं है, आई एम नॉट। अच्छा, चले आगे बढ़ते। मैं ऑपोजिशन, क्योंकि आप खुद चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, ऑपोजिशन के अंदर एक वाज़ेह तकसीम है, अलग अलग बेंचेस पर ऑपोजिशन आ गई है, ये हुकूमत के लिए कितने फायदे में जाएगा? कतन कोई बात फायदे में नहीं आएगा। जब इश्यूज हो, नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज होंगे और उस पर बिल्कुल कंसेंसस डेवलप हो जाता है। रिसेंटली अपोजिशन एक ही होती है, बेंचेस अलग नहीं होते, या ट्रेजरी बेंचेस हैं या अपोजिशन है। हाँ, उनका एक अपना उन्होंने पार्लियामानी ग्रुप बनाया, वो बनाए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन यूसुफ गिलानी साहब हैं जो अंडर द रूल्स वो नोटिफाइड है। बात यह कि रिसेंटली ये वैक्सीन पे JUI के कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक मोशन मूव किया, उसमें गवर्नमेंट को डिफीट हुई, तो सारी अपोजिशन यूनाइटेड थी उस पर। तो ये तो इशू टू इशू की बात है, और उस पर मैं समझता हूँ कि अपोजिशन बिल्कुल गवर्नमेंट को टफ टाइम देगी। मगर सर, अभी आज की खबर है, सेनेट में कमेटियों की तश्कील पर तनाज़ा हो गया। दोनों आज़ाद ग्रुपों की जानिब से दरखास्त दे दी गई है, दिलावर खान की जानिब से अलहदा से दे दी गई है, गफूर हैदरी साहब की जानिब से अलहदा से दे दी गई। जजेस कमेटी के लिए जो अरकान मांगे गए थे, अगर इस तरह आप लोग चलेंगे तो क्या ऑपोजिशन कोई कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन या सजेशन दे सकेगी पार्लियामान के फ्लोर पर? देखिए, कमेटियों पे चॉइसेस दी मांगी जाती हैं। एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि हर मेंबर से चॉइस मांगी जाती है कि उनको कौन सी कमेटी चाहिए, और वो कमेटीज जो है अंडर द रूल्स हैं। अंडर द रूल्स कमेटी हर मिनिस्ट्री की एक कमेटी है, और फिर 3 एक स्पेशल कमेटीज हैं जो अंडर ह्यूमन राइट्स की भी है और लेस डेवलप्ड एरियाज के लिए भी है, तो वो एक स्पेशल कमेटीज है। प्रिविलेजेस भी कमेटी है। उसके अलावा ये जो कमेटी है, इसमें रिप्रेजेंटेशन जो जजेस अपॉइंटमेंट कमेटी है, ये जॉइंट हाउसेस की कमेटी है। ये दोनों हाउसेस की जॉइंट कमेटी होती है, और उस पर वो पार्लियामानी लीडर्स से नाम मांगे जाते हैं। तो इन्होंने अपने नाम दिए। डिसीजन करना चेयरमैन का काम है, लेकिन उसमें बुनियादी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज बोथ हाउसेस में मौजूद है उनको रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। और इस तरह इस कमेटी की कंपोजिशन है कि 4 लोग सेनेट से आते हैं और 8 लोग नेशनल असेंबली से आते हैं, और बल्कि वो बाद जगह 4 लोग होते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ द हाउसेस। ये कमेटीज की फॉर्मेशन है फॉर द इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटीज के लिए भी है। और वो बुखारी साहब, अगर ऑपोजिशन में से 2 ग्रुप से अलग-अलग अपनी नामजदगी मांग लेंगे इस कमेटी में, तो क्या मामला आराम से हल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक। जब मैं फर्स्ट चेयरमैन था पार्लियामेंट्री कमेटी का, 2010 में जो पहली कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, मैं उसका फर्स्ट चेयरमैन था। उसमें अपोजिशन के लोग थे, अपोजिशन से इसहाक डार साहब भी थे, अपोजिशन से चौधरी शुजात हुसैन साहब भी थे सेनेट में। मैं खुद उसका हेड था उस कमेटी का। ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं। वजीर आजम आज सिंध के दौरे पर, उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया और हुकूमत के अंदर से जो कुछ आवाजें आ रही हैं उसका अपोजिशन को फायदा होगा या नहीं, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वजीर आजम की जानिब से आज सिंध के दौरे पर एक बार दोबारा सिंध हुकूमत से कहा गया है कि वो बंडल आइलैंड के मामले पर नजरसानी करे, और उनका कहना है कि बहुत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आना है। बुखारी साहब, विफाक और सिंध के दरमियान बड़ा इशू बन रहा है, ये नजरसानी किया जाएगा? इसके साथ एक और स्टेटमेंट भी दी है इमरान खान ने NFC अवार्ड के हवाले से कि पैसे तो सारे सूबे ले जाते हैं, वफाक के पास बचता कुछ नहीं है, और बेशक मरोड़ इनके पेट में वो है।
कि और इसीलिए वो 80th अमेंडमेंट को रोल बैक करना चाहते हैं। देखिए, डे वन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ, पार्लियामेंट ने किया, और उसमें एक टाइम फ्रेम था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर की जाएगी। मार्शल लॉ लग गए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं आई। हम समझते हैं कि ये डोमेन टोटली प्रोविंस ऑफ सिंध की है। जो आइलैंड्स हैं उसके वो फैसला कर सकते हैं और उन्हीं को फैसला करना चाहिए। और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आप देखें कि इनके पास रेवेन्यूज़ कलेक्शन की इनके पास कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, ना इनमें कोई ये इजाफा कर सके, और अब ये चीख चला रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो ये किसकी नाकामी है? मौजूदा हुक्मरानों की नाकामी है। इनको चाहिए कि अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाया जाए और अपने अखराजात को पूरा किया जाए। लेकिन ये कहने लगे जब आगाज तक हम $200 बिलियन ले आएंगे, हम फलां ले आएंगे, बाहर से लोग नौकरियों के लिए यहाँ आएंगे। लोग तो भूखे मर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही, बाहर से कोई क्या आएगा? मगर सर आज सिंध में खड़े होकर 446 अरब रुपए के मजीद पैकेज का ऐलान किया उन्होंने। पेपर्स पे जब ये इम्प्लीमेंट होंगे तो फिर हम देखेंगे। तो ये रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे? जो कहते हैं हम हुकूमत नहीं चला सकते, उनके पास सफिशिएंट रेवेन्यूज नहीं है, तो ये कहाँ से फंड्स अरेंज करेंगे? ये कहाँ से फंड्स एलोकेट करेंगे? ये खाली पेपर्स पे बात कर रहे हैं। बात यह है कि पहले अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, रेवेन्यू जनरेशन जो है उसको बढ़ाएं, और वो जो बजट का डेफिशिएंसीज हैं उसको पहले मीट अप करें। ठीक है, फिर तो कोई बात बनती है। सर मेरी बात सुन लें। जी 2018 में कितने बिलियन? $25 बिलियन कर्जा था, अभी वो 38 बिलियन पे चला गया। और सर वो तो कहते हैं कर्जे भी बहुत उतार दिए। अच्छा, मेरा बिल्कुल आखिर में सवाल, एक जहांगीर तरीन फैक्टर हुकूमत के अंदर में एक डिवाइड नजर आ रही है, लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं, ज़ोहरान ने इशाई मुलाकातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी इस पूरी सिचुएशन को किस तरह देख रही है? किसी भी लेवल पर ये जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई राब्ते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त? नहीं, हमारे अभी कोई राब्ते नहीं है, लेकिन सियासी जमातों में लोग आते रहते हैं, सियासी जमातें छोड़ते रहते हैं। हमारे सच कोई राब्ते नहीं है। जब कोई हमारी क़यादत से रुजू करेगा तो हमारी क़यादत उसके बारे में गौर करेगी और फैसला करेगी। लेकिन इस सिचुएशन में इस पीडीएम को सोचना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो है वो नाला हैं और नाराज़ हैं, और बहुत ईजीली आप अपना ऑब्जेक्ट इसको डिसलॉज करने का पार्लियामान के अंदर हासिल कर सकते हैं। बुखारी साहब, फिर बिल्कुल आखिर में आपने पीडीएम की बात कर दी, क्या अगर मौलाना साहब की जानिब से राब्ते होते हैं, किसी और तौर आप लोग साथ बैठते हैं, तो वापसी में इकट्ठे हमें आप लोग दिख सकते हैं एक स्टेज पर आने वाले दिनों में, रमजान के बाद, ईद के बाद? देखिए, वो रियलाइज करें कि जो उन्होंने गलत इकदाम उठाए और जिस तरीके से अपने फैसले मुसल्लत करते रहे, उसने वो इज्तनाब करें, फैसले वो जो कंसेंसस से हों। फिर वो जो उन्होंने शो का नोटिस दिया उस पर अपॉलॉजी टेंडर करें तो फिर गौर किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे कि पीडीएम रियलाइज करे और अपॉलॉजी टेंडर की जाए इस बात पर जो शो कॉज भेजा गया था, जिसे बिलावल भुट्टो साहब फाड़ चुके। देखना यह है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन क्या इकट्ठी हो सकेगी या फिर रास्ते जुदा हो चुके। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।